हाय दोस्तों। जैसा कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे। और इसमें नवरात्र का भी समय चल रहा है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप लोग बसे रहें, बने रहें। और कल जैसे कि हम लोग संविधान सभा पर चर्चा कर चुके थे, आज हम लोग संविधान सभा की विशेषता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और अगर ये संविधान की विशेषता के बारे में चर्चा हो जाएगी तो इसके आगे प्रोसेस हम लोग को कंटिन्यू चलता रहेगा। ज्यादा आप लोग का समय नहीं लेंगे, मात्र 10 से 12 मिनट में लगभग आप लोगों को सारा विस्तार से बता दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें लिखा गया है कि पहले नंबर पे सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। आप लोग जानते हैं भारत का संविधान वास्तव में सबसे लंबा और लिखित संविधान है। पूरे विश्व में ऐसा कहीं आपको संविधान देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा नंबर पर लिखा है, आप लोग देखने को मिलेगा कि आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत मतलब ये होता है दोस्त, जब भारत के अंदर ब्रिटेन के लोग राज कर रहे थे, उसमें भारत के अंदर कुछ मतलब ब्रिटेन कानून जैसे आर्टिकल 1935 के तहत कुछ अब कानून बनाकर लाए थे भारत के लिए। लेकिन उसी से भी कुछ स्रोत लिया गया जिसको हम लोग आंतरिक स्रोत मानते हैं। लेकिन इसमें जो बाहरी स्रोत लिखा गया है, जैसे आप देखेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जैसे अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका से आदि देशों से मतलब कुछ न कुछ चीजें हम लोग लिए हुए हैं, जो भारतीय संविधान में आज भी उपयोग हो रहा है। और इसमें तीसरे नंबर पर लिखा है दोस्तों, नम्यता एवं अनम्यता। इसको हम साधारण भाषाओं में कह सकते हैं जिसे लचीला एवं कठोर संविधान। क्या कह सकते हैं? लचीला एवं कठोर संविधान। कैसे आप लोग जानेंगे कि लचीला संविधान? लचीला संविधान वह संविधान जिसमें 2/3 बहुमत के माध्यम से किसी संविधान का अगर संशोधन कर दिया जाता है तो हम लोग उसे साधारण भाषाओं में लचीला संविधान मानते हैं। लेकिन दोस्त, कठोर संविधान तब मानेंगे जब 2/3 बहुमत के अलावा आधे से अधिक राज्यों की जब सहमति लेनी पड़ती है तो हम लोग इसे कठोर संविधान के रूप में मानते हैं। इसलिए भारतीय संविधान न कठोर है न लचीला है, आप लोग जानते हैं। उसके बावजूद हम लोग पढ़ते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भारत के संविधान में यही सबसे बड़ी खूबसूरती है दोस्तों। एकल नागरिकता, आप चाहे जहां रहिए, उत्तर प्रदेश रहिए, महाराष्ट्र रहिए, आप भारत के किसी भी राज्य में रहिए, आपको एकल नागरिकता भी माना जाएगा। लेकिन जब आप यही अमेरिका में चले जाएंगे, वहां केंद्र की अलग शक्तियां देखने को मिलेगी, राज्य की अपनी अलग शक्तियां देखने को मिलती है। मौलिक अधिकार, जिसे हम मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं। हाँ, इसको आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में आप लोग को बताया जाएगा। आगे जब भी चर्चा की जाए इसके बारे में आपको विस्तार से भी बताया जाएगा दोस्तों। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब दोस्तों क्या होता है? सार्वभौमिक मताधिकार, मताधिकार क्या होता है? सार्वभौमिक मतलब है भारत के अंदर कोई भी नागरिक मत दे सकता है, अपना वोट दे सकता है। अब किसी भी, हर व्यक्ति का मत का एक ही वैल्यू है, उसमें कोई अलग अलग किसी में न किसी जात, न किसी बड़े न छोटे भेदभाव नहीं है। वोट का सबके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक ही मत है, मतलब एक ही पावर रखता है। और मताधिकार में आप देखेंगे, पहले भारत में 21 वर्ष के होने पर ही आपको मत देने का अधिकार था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान संशोधन के माध्यम से 1968 में इसे फिर 21 वर्ष से घटाकर आपका 18 वर्ष कर दिया गया है दोस्तों। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान देने योग्य बात है। जब आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया जाएगा, ठीक है। आप लोग फिर आगे देखिए, राजनीति निदेशक तत्व। राजनीति निदेशक तत्व जो था दोस्तों, ये भारत के संविधान में है, क्रमवार से भी आज भी है, लेकिन एक न्यायिक योग्य नहीं है। आप इसके इसके खिलाफ आप कहीं न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर संसद प्रणाली में कोई कानून बनाया जाता है, नीति निदेशक तत्व को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है दोस्तों। आगे आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को भी भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ऑलरेडी आज के दौर में 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों।
11 मॉडल। और नीति निर्देशक तत्व जो हमने अभी चर्चा आगे किए थे, नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। दोस्तों मूल कर्तव्य जो 11 है, इसे हमें भारतीय संविधान देखते हुए हमें आपको फॉलो भी करना है और करना भी चाहिए। आगे जब फिर संविधान पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज, हम लोग क्रमवार से पढ़ते आएंगे, तो इसके बारे में विस्तार से डिटेल चर्चा किया जाएगा। आप एक चर्चा सुनते होंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की जो न्यायपालिका है दोस्तों, वो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। और उसके बावजूद स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों बोला जाता है? क्योंकि भारत जितने भी न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, हाँ, जिला न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर निर्णय कोई भेदभाव नहीं करता है, वो संविधान के तहत निर्णय आपको सुनाता है। इसीलिए हम लोग भारत का सबसे बड़ा और स्वतंत्र न्यायपालिका इसको माना जाता है। ठीक है, आज हम आप लोग के बताने जा रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या है दोस्तों? ये ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, यही हम लोग का कानून मतलब कोई भी अगर संविधान में भी कानून बनाना होता है, हम लोग को इसका फॉलो किया जाता है संधि शासन प्रणाली के माध्यम से। दोस्तों आपको पढ़ना होगा त्रिस्तरीय। विश्व का भारत एक ऐसा संविधान है जहां आपको त्रिस्तरीय आपको देखने को मिलता है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। दोस्तों विश्व के किसी भी अन्य संविधान में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यही हम आप लोग के खूबसूरती है। त्रिस्तरीय में क्या क्या होता है आपको बता दें। संघ होता है, नहीं सॉरी, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और दोस्तों एक होता है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती शासन। तीनों से मिलकर के बना हुआ होता है। कहीं कहीं दोस्तों जब हम आप लोग को पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाएंगे, हर राज्य की अपनी अलग अलग स्थितियां हैं। कहीं कहीं त्रिस्तरीय व्यवस्था भी लागू है 73वां 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से। लेकिन कहीं कहीं जैसे आप बंगाल में चला जाएंगे, वहां कहीं कहीं 74वां चतुर्थ स्तरीय भी माना जाता है। 73वां 74वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, अब एक बात आता है आपको अंत में, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष दोस्तों, भारतीय संविधान कहता है कोई भी धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, न किसी राज्य का है, न किसी केंद्र का है। हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग धर्म है। आप किसी को इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सबको अपने अपने धर्म की आजादी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग का सिर्फ परिचय हुआ है। आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे, आप लोगों को हम भारतीय संविधान के स्रोत दोस्तों मतलब इतने साधारण भाषाओं में आपको बताया जाएगा, जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। कल अगले वीडियो में हम आप लोग को जरूर इसमें पढ़ाएंगे। अगला चैप्टर है भारतीय संविधान के स्रोत। क्या पढ़ाया जाएगा दोस्तों? भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत दोस्तों कल ही आप लोग को बताया जाएगा। बहुत साधारण भाषाओं में बताया जाएगा। ठीक है दोस्त, जो भी आप लोगों को कमेंट करना हो, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, आपका जवाब जरूर मिलेगा। धन्यवाद। ठीक है।